हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 यूजीसी नेट के इस प्लेटफॉर्म पे। जून की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, तैयारी कर लीजिए अब दिसंबर के लिए। और बिल्कुल शुरुआत से हम शुरू करने वाले हैं। अपनी इस वीडियो में हम आपको एक ओवरव्यू दे देंगे कि ये एग्ज़ाम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है इस एग्ज़ाम का, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड या फोर्थ, कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, इस पूरी वीडियो में बात करूँगा। मैं हूँ आपका पेपर वन मेंटोर मसरूर अख्तर और मेरे साथ आपके पेपर वन मेंटोर गौरव चौधरी सर यहां पे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक आपको लेआउट बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता है ये 3 चीजों के लिए होता है। एक तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जिसमें आपको फेलोशिप मिलती है ताकि आप पीएचडी कर सकें, और ये नेट से थोड़ा सा ऊपर होता है। नेट और जेआरएफ में ये फर्क होता है कि इसमें फेलोशिप होती है, नेट में आपको फेलोशिप नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं जैसे आईसीएसएसआर हो गया, या कई मिनिस्ट्रीज नेट के लिए फेलोशिप निकालती हैं, तो आप वहां पे ढूंढ के एक्सप्लोर करके वहां पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट यहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और फेलोशिप यानी पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यहां पर फेलोशिप नहीं मिलेगा, यहां पर सिर्फ आपको एक एलिजिबिलिटी मिलेगी कि आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आप यहां पर पीएचडी के लिए डायरेक्ट आपको दाखला मिलने की एक चाबी मिल जाती है। लेकिन लास्ट वाले में ना तो आपको फेलोशिप मिलेगा, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहां पर एलिजिबिलिटी मिलती है। यहां पर सिर्फ एक चीज मिलेगी, अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कैटेगरी भी आपके लिए काम करेगी। अब आते हैं हम एक थॉरो ओवरव्यू की तरफ। सबसे पहले हम शुरुआत अगर यहां से करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, विदाउट राउंडिंग ऑफ है। यानी जो पीजी अगर आप कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, पीजी में जो सब्जेक्ट होगा, यानी जिस सब्जेक्ट से आपने एमए या एमएससी कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, उसी में आप पीएचडी कर सकते हो, नेट क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपको नेट करना है तो आप पीजी कर लीजिए, उसमें आपको 55% मार्क्स होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब बहुत सारे लोगों का 54.9 होता है, 54.8 होता है, 54.99 होता है, तो हम क्या करते हैं, चलो राउंड ऑफ कर लेते हैं। लेकिन राउंड ऑफ नहीं, पूरा एग्जैक्ट 55% या उससे अधिक होना चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। लेकिन अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, या ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर है, तो विदाउट राउंडिंग ऑफ आपका 50%, यानी आपको यहां पे 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। दूसरा है, जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है, वो भी यहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं, एक टर्म एंड कंडीशन है कि आप अगर किसी भी सेमेस्टर में हैं आप भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा नेट क्वालिफाई होने के 2 साल के अंदर आपको एडमिशन लेना होता है पीएचडी में, अदरवाइज आपकी नेट की जो वैधता है वो लैप्स हो जाती है। सर, एक सवाल मुझे अब स्टूडेंट के बारे में आपको पूछ लेता हूं। जैसे कुछ स्टूडेंट के एक मतलब क्वेश्चन आते हैं कि जैसे किसी ने एमए हिस्ट्री से मतलब किया हुआ है और लेकिन उसके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री नहीं थी, तो क्या उस चीज का कोई इफेक्ट पड़ेगा? वो मतलब एमए में हिस्ट्री होना चाहिए, एमए में हिस्ट्री होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर्स डिग्री जरूरी है। कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जैसे मैंने लिया हुआ है, ठीक है, फिर मेरा एमएड हुआ है, मास्टर ऑफ एजुकेशन, तो उससे कोई लेना देना नहीं। आप पीजी में जिसमें हो, यानी जिस सब्जेक्ट में आपने नेट क्वालिफाई किया उसी में पीएचडी करोगे और उसी में आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का स्कोप आपके पास रहेगा। यही चीज बच्चे कई बार पूछते हैं, तो मुझे लगा ये ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये सारी चीजें। तो सर ने बताया यहाँ पर, लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें तो कुछ रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपके लिए है, बट वो रिलैक्सेशन आप लोगों का एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर ओबीसी क्रीमी लेयर है तो वो फिर आप एज ए जर्नल ही ट्रीट होंगे, और जो हमारे दिव्यांग होते हैं या ट्रांसजेंडर होते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं, तो उनके लिए मिनिमम 50% मार्क्स आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है चाहिए होते हैं, मास्टर्स आप लोगों का डिग्री में। अच्छा सर, यहाँ पर एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है और बाद में बच्चों के सवाल भी आते हैं, क्या वुमेन्स के लिए भी 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है या फिर वो कैटेगरी में? वो कोई भी है, अच्छा, कोई भी हो, वो कोई किसी भी कैटेगरी में हो। वो जो क्राइटेरिया आपने बात की वो एज के में आती है। हाँ, वो अभी जब हम एज की बात करेंगे तो वहां बता दें, जेआरएफ में 5% उसमें महिलाओं को भी छूट होती है, वो किसी भी
कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर नहीं है, मैं अगर बता दूं एजुकेशन में वो चीज नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट, अपर एज लिमिट जो है वो जेआरएफ के लिए सेट है, लेकिन अगर हम बाकी की बात करें, नेट की बात करें, पीएचडी की बात करें, तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है। और यहाँ पर जैसा कि अपर एज लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब जेआरएफ के बारे में हम बात करते हैं तो वो 30 ईयर्स फॉर ऑल है, मतलब कोई भी हो 30 ईयर्स जनरल कैटेगरी का। लेकिन अगर हम यहीं पर 5 साल की रिलैक्सेशन की बात करें तो जो वुमेन्स हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, जो एससी एसटी हैं, जो ओबीसी हैं, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। क्योंकि कल जब हम सेंटर पे गए भी थे तो काफी एज वाले लोग भी हमें जो है मिले थे, तो एज लिमिट जो है वो फिर नेट के लिए और पीएचडी के लिए हट जाती है। सर इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं नहीं, आपने पूरी बात कह दी है। नेट का कोई भी बच्चा अगर 50 साल का भी हो, 60 साल का, 65 साल का, वो दे सकता है। लेकिन यहाँ पे फाउंडेशन लगती है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो सिर्फ 30 साल तक। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपका एग्जाम दिसंबर में है, ठीक है, डेट आ गई है कि 27 दिसंबर 2026 से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो 1 दिसंबर को आपकी जो एज है वो 30 साल से कम या बराबर होनी चाहिए। अगर इससे अधिक होती है, ठीक है, 29 साल समथिंग होनी चाहिए। अगर इससे अधिक होगी तो आप नहीं भर सकते। और ये एग्जामिनेशन वाला जो महीना है उसकी पहले वाले तारीख में काउंट होगा। और महिला किसी भी कैटेगरी की है उसको 35 वर्ष तक यानी 35 ईयर्स तक उसके लिए छूट है कि 35 ईयर तक दे सके। लेकिन पुरुष के लिए है कि अगर आप अनारक्षित या जनरल कैटेगरी से हैं तो आप सिर्फ 30 साल तक की जेआरएफ भर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं स्टूडेंट के बिहाफ से ही पूछूंगा, आप लोगों की ही क्वेरी है जो मैं सर से पूछ रहा हूं। सर कई बार इसको ना स्टूडेंट यूपीएससी से रिलेट कर लेते हैं और ये पूछते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए कुछ लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं क्या, या ओबीसी के लिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर लिमिटेड अटेम्प्ट्स जेआरएफ के लिए ही हैं, 30 साल तक। हाँ, उसके बाद जनरल वाला अगर 31 साल में आ गया तो उसके लिए भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। और कोशिश यही रहती है, हर बच्चा, जो भी बच्चा किसी भी, वो चाहेगा कि जेआरएफ मिल जाए उसको। तो जेआरएफ के लिए 30 साल 35 साल है। इसके बाद फिर आप फ्री हो, नेट ही आप भर सकते हो। और इस बार तो ऐसी सुविधा कर दिया था कि अगर आपकी एज खत्म हो गई है जेआरएफ की तो वो जेआरएफ का कॉलम खुल ही नहीं रहा था। हाँ बिल्कुल। तो इसमें सर ने कहा कि 30 साल तक आप कितनी भी बार दे सकते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर देता हूं मैं एज में। ऐसे स्टूडेंट जो एलएलएम वाले हैं सर, तो उनके लिए ये एज क्राइटेरिया 33 ईयर्स का हो जाता है। तो ये एलएलएम वाले बच्चों के लिए ऐड ऑन था। यहाँ पर फिर अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट, जिसके बारे में अभी हमने जो है यहाँ पर बात ही कर ली है, और यहाँ पर इसको जो है, हाँ, इसको ये 35 था, ये हमसे थोड़ी सी जो है यहाँ पे मिस्टेक होगी, तो ये बात हमने अभी जो है हमने यहाँ पे कर ली है। मतलब अगर आप जर्नल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपके लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स है, ध्यान में रखेंगे। आप एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, वुमेन या फिर दिव्यांग कैटेगरी में है तो आपके लिए 35 साल है। और अगर आप एलएलएम वाले स्टूडेंट हैं, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए 33 वो हो जाती है। दूसरा वही है, पढ़ाई लिखाई आपसे रिलेटेड। मस्ट हैव स्टडीड एंड ऑब्टेन मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड अपीयरिंग कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट मास्टर डिग्री विद इन 2 ईयर्स, जो कि हमने बात की थी। अगर आप अपीयरिंग ईयर में भर रहे हैं, क्वालिफाई कर ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपको 2 साल के अंदर अपनी पीजी कंप्लीट करनी होती है। एलिजिबिलिटी इन सब्जेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर, ये तो एनटीए नॉर्म्स के हिसाब से। उसके बाद हम आते हैं, तो अगर हम कंक्लूडिंग वर्ड्स देखते हैं तो पेपर 1 आपका कॉमन होता है, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन मत रखिएगा कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए 86 सब्जेक्ट्स के आसपास सब्जेक्ट हैं। पेपर 2 सभी के लिए पेपर 1 इक्वल रहता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका पेपर 1। जेआरएफ और नेट की पूरी दारोमदार आपके पेपर 1 पर टिकी रहती है। क्यों सर? और इसका ना सिलेबस क्या है, मतलब सिलेबस एक तो आपको जो एनटीए देता है, और एक सिलेबस वो जहां से क्वेश्चंस बनते, मतलब अंदर जाकर के सारी चीजों में, तो उसकी एक वीडियो हम आपके लिए बना चुके हैं। आप वीडियो सेक्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। पेपर 1 बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसा कि सर ने बताया। दूसरी चीज है, पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। एक मिसकंसेप्शन ये भी बनता है कि सर कितने मार्क्स हम ले आए पेपर 1 में, फिर हम पेपर 2 को करें। आपको जो कट ऑफ आती है दोनों पेपर को मिला के आती है। जैसे मान लीजिए 212 कट ऑफ आई है, 212 का मतलब हो गया 106 क्वेश्चन आपने सही किया है। तो मान लीजिए आपने 100 के 100 क्वेश्चन पेपर 2 के सही कर दिए और 6 क्वेश्चन आपने पेपर 1 का कर दिया, तो भी आप कट ऑफ पार कर जा रहे हो। यहां पर यह मैंडेटरी नहीं होता है कि पेपर 1 में इतना करना ही करना है, क्योंकि हम सीसैट से कंपेयर कर लेते हैं पेपर
पेपर 1 को, तो सीसेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा है, क्योंकि सीसेट आप नहीं अगर करोगे तो सीसेट के बाद ही आपकी आगे गाड़ी बढ़ती है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके पेपर 2 सब पूरा ही आ रहा है, 100 के 100 क्वेश्चन पूरा वो कर लीजिए, 10-12 क्वेश्चन इधर से कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, ये आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो कहानी सर ने अभी बताई वो कहानी मैं पेपर 2 के लिए भी बोलूंगा। मतलब अगर आपको पेपर 1 में आपको 90 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि पेपर 2 में आपसे 20 ही क्वेश्चन हुए और आपकी कट ऑफ फिर 110 क्वेश्चन आपके हो गए और 220 ही जा रही है, तो तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसा है क्या सर? मतलब अगर पेपर 1 पेपर 2 को, अगर जैसे आपने कहा कि पेपर 1 में कुछ मिनिमम नहीं है, तो क्या पेपर 2 में भी कुछ मिनिमम नहीं? बिल्कुल। तो सिर्फ एक बात यहाँ पे और भी उठती है कि फिर हम पेपर 1 को इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों करते हैं, कि जब हमारा तो भाई पीजी में सब्जेक्ट रहा है ना कि हम उस सब्जेक्ट से कर लें। पेपर 1 हम इसलिए करते हैं क्योंकि पेपर 1 आसान होता है कंपैरेटिवली, वो नॉर्मल से मैथमेटिक्स आती है जोड़ घटाने वाली, आपकी गद्यांश आता है, अनसीन पैसेज आता है जो आप पढ़ते हुए आए हो, ठीक है, कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के छोटे मोटे सवाल मिल जाते हैं, हायर एजुकेशन की कुछ कमीशन से सवाल आ जाते हैं। यहाँ पे नंबर स्कोर करना बहुत आसान है, ठीक है। और जैसा कि हम कहते हैं गेम चेंजर है, ये हर बार अपना गेम दिखाएगा, और जितना अच्छा आपका पेपर 1 होगा, आपके क्वालिफाई करने के चांसेस उतना ही प्रबल हो जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों में पेपर 2 में गाड़ी अटक रही है तो उसको धक्का पेपर 1 देता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जैसे सीसेट की अभी हमने बात की, यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 एक साथ ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो 2 अलग अलग पेपर हैं। पेपर 1 पेपर 2 एक साथ ही होते हैं, 3 घंटे का आपका पेपर होता है। तो आपको अलग अलग दिन या अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर नहीं होता। जैसे अगर आपकी 9 से 12 मॉर्निंग शिफ्ट में है तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 एक साथ ही, आप इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके भी आप इसको सोच सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पेपर 1 क्वालिफाइंग हो गया, हमने बता दिया कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 150 का 40%, 15 चौको 60 क्वेश्चन अगर आप जनरल में कर लेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इस एग्जाम में आने के लिए आपको एक कट ऑफ मिलती है, जिस कट ऑफ को क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं आपसे कि 150 150 क्वेश्चन करके आइए, क्योंकि यहां पर एक बात मैं और आपको पॉइंट बताता हुआ चलूं। अगर आपने 150 के 1.5 क्वेश्चन कर दिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 99 जो था वो आंसर की आने के बाद एनटीए को लगा कि ये गड़बड़ है, इसको ड्रॉप कर देते हैं, तो ड्रॉप करने पे 2 नंबर सबको मिल जाएगा। ये सबको वर्ड में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने सही या गलत दोनों ही केस में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। अगर आपने सही किया तो भी आपको 2 नंबर मिलेगा, गलत किया है तो भी 2 नंबर मिलेगा। चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए इस बात को हम हमेशा कहते हैं कि एटलीस्ट अंधी ही अगर आप मार रहे हो, ब्लाइंडली आप लगा रहे हो, तो भी आप करके आओ, सारे ही 150 के 150 क्वेश्चन करके आओ, ठीक है। मीडियम ऑफ पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। लैंग्वेज वाले में थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है कॉन्सेप्ट, इंग्लिश में इंग्लिश मिलेगा, हिंदी में हिंदी आपको नहीं, हिंदी में इंग्लिश नहीं मिलेगा, इंग्लिश में हिंदी नहीं मिलेगा। बाकी जो पेपर 1 है उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी क्या है वो हम बता चुके हैं। अब ये अपने हिसाब से है, कोई कह रहा है 1.5 मिनट से कम एक क्वेश्चन पे 2, हर बच्चे का अपना अलग ट्रेंड होता है, हर क्वेश्चन की अलग अलग कहानी है, डिमांड भी अलग होती है। कोई क्वेश्चन आपका 1 लाइनर होता है, सीधे निकल के आ जाता है, कई बार किसी क्वेश्चन में टाइम लगता है। अब जैसे अगर मैं आप आईसीटी का क्वेश्चन कर रहे हो तो कम टाइम लगेगा, आप डीआई कर रहे हो तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर सारा का सारा। अगला आता है सिलेबस। ये सिलेबस की बात हमने कर ली है, बहुत डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको डिकोड किया है। सिर्फ ये नहीं बताया कि एनटीए ने क्या दिया, हमने अपने तरीके से उसको डिकोड किया है। आपको मजा आएगा देखने में, कई सारे नए टॉपिक्स आपको मिलेंगे और आपको एक फ्रेशनेस दिखेगी सिलेबस में कि हाँ कुछ नया हमने आपको बताया है, जो कि आपके आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कट ऑफ, ये कट ऑफ वेरी करती है हर साइकिल में। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन की कट ऑफ 212 गई है जून में तो अब इसमें 210 चली जाएगी, या फिर मौसम ठंडा है तो कट ऑफ भी ठंडी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कट ऑफ पेपर के लेवल से जाती है, पेपर का लेवल हर साइकिल में चेंज होता रहता है। आसान होगी तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, पेपर टफ होगा तो कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। अपीयरिंग और एलिजिबिलिटी, इसकी बात हमने आपसे कर ली है, ठीक है। 10 चैप्टर्स यहां पे होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन साइंस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन और लास्ट में आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये सारी ही बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसमें बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट यहां पर होती है, ठीक है। जाने से पहले ये आपको मैं बता देता हूं, पेपर 1 का जो मेन नाम अगर आप देखोगे ना तो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से आता है। 50 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसी तरीके से पेपर 2 में 100 क्वेश्चन हुए 200 नंबर के, 2 घंटे का ये मामला होता है।
मतलब एक साथ ही होगा। 3 घंटे का 180 मिनट की विंडो एक साथ खुलेगी। अब आप कितना टाइम किस पेपर पे दे रहे हो वो डिपेंड करता है। नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी नहीं होती है। मोड ऑफ एग्जाम आपको पता है कि ये कंप्यूटर बेस्ड है, साल में 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में होता है। ठीक है, पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है आपकी परफॉर्मेंस पे। जितना अच्छा आप परफॉर्म करोगे उतनी ज्यादा आपकी जो कट ऑफ आएगी उस कट ऑफ को आप क्रॉस कर सकते हो। अब यहां से एक मामला शुरू होता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इन सारे चीजों को आप कैसे चेज करोगे। इतनी जो अभी हमने आपको रामायण सुनाई है, इनको कैसे आप कलेक्ट करोगे अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो तो। पेपर 1 अगर आप उठा के देखिए, हमारा रिकॉर्ड, हमारे चैनल का रिकॉर्ड, हमारी फैकल्टीज का रिकॉर्ड, हमने इतनी मेहनत करके आपको चीजें बताई हैं और हर साइकिल में हम अपने आप को भी इंप्रोवाइज करते हैं, इंप्रूव करते हैं। कुछ चीजें हमने नहीं पढ़ाई थी, सर ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई, ठीक है, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मगर इस बार आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाई जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पिछले 2 साइकिल में अगर हम देखें, दूरदर्शन के क्वेश्चन पूछे गए, मूवीज के क्वेश्चन पूछे गए, कनुप्रिया मैम ने वो नहीं पढ़ाया था, लेकिन जब वो आया इस बार फिर से पढ़ाया गया और 1 सवाल या 2 सवाल शायद इस बार भी फंसा था और बच्चों ने बहुत अच्छा उसमें स्कोर किया है। तो हम अपनी बड़ाई खुद नहीं कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि हम क्या अप्रोच, क्या स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं। पूरा सिलेबस आपको, सिलेबस की मैं फिर से आपको बताऊंगा, सिलेबस की वीडियो जरूर देखिएगा। एक एक्सेप्शनल वीडियो हमने बनाई है जिसमें हमने टॉपिक्स को डिकोड किया है, किस सिलेबस में क्या टॉपिक पढ़ना है। एनटीए ने इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको नहीं दिया है। ठीक है, गौरव सर कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैं यही बोलूंगा कि 90 to 95% चीजें आप लोगों को जो पढ़ाई जाती हैं और जो स्टूडेंट उसको पढ़ते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती। अब 1-2 क्वेश्चन हर बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ वो नया डालते हैं, हम उसको अगली साइकिल में फिर ऐड ऑन कर लेते हैं। पहले हम उसको वो नहीं पढ़ाते क्योंकि हमें भी आइडिया नहीं होता उस चीज का कि वो आएगी। जैसे अभी सर ने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री की बात की, तो सेम चीज अगर मैं बात करूं तो 90 to 95% चीजें आपको वैसे ही मिलेंगी। और अगर आप इतना ही करके चले जाते हैं तो आपके 42, 45, 47 तक बहुत इजीली आपके क्वेश्चन हो जाते हैं और ये अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है। अब सर बता देते हैं कि दिसंबर के लिए इनको कैसे जुड़ना है। दिसंबर के लिए हमारे बैचेस तो हफ्ता 10 दिन पहले से ही लाइव हो चुके हैं। ठीक है, सबसे आसान है, कुछ दिक्कत हो रही है स्कैन कर लीजिए, सबके पास स्कैनर होता है, इस क्यूआर को स्कैन कर लीजिए। कोई और क्वेरी लेनी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन जल्दी करिएगा क्योंकि हमारा जो बैच है वो 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। ठीक है, 6 जुलाई से हमारा ये पेपर 1 का बैच शुरू हो रहा है, साथ ही साथ फिलॉसफी का पेपर 2 का और विजुअल आर्ट्स का पेपर 2 दोनों इसी दिन शुरू हो रहे हैं, यानी ये 3 पेपर इस दिन शुरू हो रहे हैं। पेपर 1 जितनी जल्दी आप कर लोगे उतना जल्दी आपको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि पेपर 2 हमने किसी वीडियो में बात भी की थी, सर ने बताया कि पेपर 2 हम पीजी में पढ़ के आते हैं, हम उससे फैमिलियर रहते हैं, उसको लास्ट के लिए हम छोड़ रखते हैं। तो पेपर 1 चूंकि थोड़ा सा एक टफ टास्क हो जाता है, इसको जितनी जल्दी, जितने अच्छे से आप समझ सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो जल्दी जुड़ेंगे तो जल्दी आप जुड़ पाएंगे। टीचर के पास भी लोड कम रहता है, शुरुआत में आप उनसे ज्यादा सवाल कर सकते हो, उनसे ज्यादा क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, हालांकि हमारा जो एफर्ट रहता है हर दिन सेम रहता है और मेरे ख्याल से हर दूसरे दिन वो डबल होता रहता है, क्योंकि बट सर क्या होता है कि हम सेम एफर्ट करेंगे पहले दिन और बाद में जाके ज्यादा ही करते हैं, लेकिन आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है। अब यही चीज आप जुलाई में ना ज्वाइन करके अगर आप अगस्त में करते हैं तो 1 महीने की क्लासेस का आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा, उसको देखना। फिर आप दिन में आपकी 3 क्लासेस हो रही है, तब आप दिन में 6 क्लासेस देखोगे तो सेल्फ प्रैक्टिस कब करोगे। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। प्लस हमारे साथ में क्या है कि पेपर 1 में जैसे हमारे टॉपिक्स होते हैं तो वो टॉपिक्स कराने के बाद आपको टॉपिक्स की पीडीएफ दी जाती है ताकि आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको। तो आप शुरुआत में ही अगर अच्छे अच्छे टॉपिक, जैसे मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप शुरू में ही मैथ्स को पढ़ के चलेंगे डेली, और भी कुछ नहीं तो 5-7 सवाल अगर डेली आप करके चलेंगे तो एंड तक आते आते आपका ऐसा हो जाता है कि मैथ तो हम बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। और खास करके मैं उन सभी साथियों को जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनको तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से उनके पास में बहुत ज्यादा टाइम होता है। बाद में प्रेशर में वो उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते और वो बाद में एक दोष दे देते हैं अपने आप को कि मेरा तो बैकग्राउंड मैथ था ही नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा। एक चीज और यहाँ पे होती है, अगर आप शुरुआत में जुड़ पाओगे तो आप टीचर से लाइव बात कर पाओगे क्लास में ही। ठीक है, तो हाँ, तुरंत आप कुछ सवाल पूछे, तुरंत आपको कोई डाउट हुआ, तुरंत आपने पूछ लिया, टीचर ने तुरंत वहीं उसका समाधान कर दिया। बाद में दिक्कत ये होती है कि आपको पिछली क्लासेस रिकॉर्डेड में जाने लगेंगी। ठीक है, और फिर वो आप देखोगे उतना मजा नहीं आएगा।
और टाइम नहीं रहेगा ना, फिर मतलब आपके पास ही नहीं रहेगा पूछने का टाइम। बिल्कुल, तो हम बाद में भी करेंगे, लेकिन आपके पास पूछने का टाइम ही नहीं रहेगा। और दूसरा ये भी होता है, सर ने जैसे किया कि अपने ऊपर ही बोझ बनता जाता है कि अरे अभी मुझे इतनी वीडियोस करनी है, तब जाके हम इस टीचर के बराबर पहुंच पाएंगे, अभी ये क्लास चल रही है, फिर पता चला कि अगले दिन ये यूनिट शुरू होने वाली है। तो अगर आपको तैयारी करनी है, आपने मन बना लिया है कि दिसंबर के लिए हमको फिर से मैदान में उतरना है, तो देर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेल भी हमारी चली रही है, उसमें जाके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत आसान, मैं एक बार आपको यहां पे भी करके दिखा देता हूं। अगर आप खुद से इसको इनरोल करना चाहते हैं तो कुछ करना नहीं है, हमारे पेज पे आएंगे ADA24/7 पे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे और यहां पे आप यूजीसी में जाके, इस यूजीसी में जाके यूजीसी नेट मेगा पैक लेंगे। ठीक है, इसमें आई गेस चल नहीं रहा। ठीक है, आप यहां पे गए हमारे पेज पे और इस पेज पे यहां जाएंगे, यहां से जाने के बाद फिर और कोर्सेज में जाके टीचिंग यूजीसी CSIR, यहां बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। अब जैसे जैसे अभी मैं बताऊं, मैं आपको इस बार से एजुकेशन भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप एजुकेशन का मेगा पैक्स लेना चाहते हैं, मेगा पैक का फायदा क्या होगा कि पेपर 1 पेपर 2 आपको सेम कॉस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको 500 घंटे के आसपास की क्लासेस मिलेंगी, 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे शुरुआत में, बाद में ही मॉक टेस्ट इसमें ऐड ऑन होते रहते हैं, और 1500 के आसपास यहाँ पे वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे डेमो भी लगा होगा, अगर आप चाहें तो डेमो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये पेपर 1 की फैकल्टीज है जो आपको यहाँ पर केटर करने वाली हैं। अब इसको लेना कैसे है, बाय नाउ करेंगे, यहाँ पे कोड आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा कोड है Y1026, इसको लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो ये 8112 में हो जाएगा। फाइन। और अभी इसमें 12 महीने की वैलिडिटी भी है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों इसके अंदर कंबाइन है, मतलब आपको पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग से नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसका फायदा ये है कि जैसे हमारा इसमें पूरा सिलेबस हो जाता है, फिर बाद में एग्जाम टाइम पर हमारा क्रैश कोर्स आता है, तो आपको वो अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपकी वो चीजें इसमें खुद ब खुद एड ऑन होती चली जाएंगी। बिल्कुल, तो मेगा पैक वालों के लिए फायदा है कि जितनी भी चीजें अगले 12 महीने में आएंगी वो सब एड ऑन इसके अंदर होती चली जाएंगी, चाहे वो नई ई बुक्स हो या फिर वो हमारे नए बैचेज हो या फिर बीच में हमारे जो क्रैश कोर्स आते हैं वो हो, तो वो सारे ऑटोमेटिकली आपको इसके अंदर मिलते चले जाएंगे। तो मेगा पैक का ये बहुत सारे फायदे हैं। एग्जाम तक के लिए तो कई सारे मॉक टेस्ट आपको दे दिए जाते हैं, बाकी साथ ही में जितने बैचेस हमारे लॉन्च होते जाएंगे वो सब इसमें ऐड ऑन होते जाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी पेशकश जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया इस एग्जाम के बारे में। डिटेल्ड सिलेबस का डिस्कशन वो मैं जरूर कहूंगा कि आप जाके उसको देख लीजिएगा। वो एक अलग तरीके का डिस्कशन है जिसमें हमने सिलेबस को ना लेके उन टॉपिक्स को हर यूनिट में बताया है जो टॉपिक्स आपके पूछे जा रहे हैं, आगे भी जिनके पूछे जाने की आशंका बन रही है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, इसको आगे भी शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।